बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर इंग्लिश। आज हम इंशाअल्लाह ताला उसका सेकंड चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन अ नेशन बिल्डिंग के नौजवानों की ज़िम्मेदारियाँ तामीर कौम में, यानी कौम को तामीर करने में, कौम को आगे बढ़ाने के अंदर जो है ना वो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लामा इकबाल ने ये स्पीच दी थी ढाका यूनिवर्सिटी में, उनका कॉन्वोकेशन हुआ था 48 के अंदर। तो ये उसके अंदर से उनका जो है ना वो एक स्पीच का एक पोर्शन जो है ना वो उठाकर हमारा सिलेबस बना दिया गया। अब ये कायदे-ए-आज़म जो है ना, ये सारे वर्ड कायदे-ए-आज़म के हैं। यू कैन सी ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कॉन्वोकेशन एड्रेस। मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, जब मुझे वाइस चांसलर ने मुझ तक अप्रोच किया, यानी मुझ तक पहुँचे, मुझसे रब्ता किया कि मैंने कॉन्वोकेशन के अंदर जो है ना वो अपना एक खुतबा देना है, आई मेड इट क्लियर टू हिम दैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर अ formal convocation address on an academic level with regard to the great subject with which university deal। अल्लामा कायदे ने फरमाया उनसे कि देखें कि मैं आपको पहले ही ये बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको उस तरह जो रवायती किस्म का ख़िताब होता है ना, जो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को देने के लिए, जो एक मतलब कि मैं उसका एकेडमिक लेवल का, यानी एकेडमिक लेवल का मतलब ये है कि मैं जो है ना वो तलीमी लेवल का, तलीमी मयार का जो एक, तो मैं तो ज़ाहिर सी बात है वो तो नहीं दे सकता। ना मैं फ़िलासफ़ी जानता हूँ, ना मैं हिस्ट्री जानता हूँ, ना मैं साइंस और लॉ का स्टूडेंट हूँ। However, promise to say a few words to the student on this occasion, and it is a fulfillment of that promise that I will address to you। कि मैंने उनसे ये कहा था कि मैं वो आपको कोई बाकायदा एक फॉर्मल एक स्पीच तो नहीं दे सकता, बट मैं इंशाअल्लाह ताला मैं वो ज़रूर चंद अल्फाज का मैंने कमिटमेंट की और आई एम देयर। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स। फ्लैटरिंग का मतलब होता है कि ज़रा बड़ा खुशामदी तरीके से ना, खुशामदी, यानी कायदे में ना यहाँ पर एक ज़रा एक चुटकुला था छोरा कि जिस तरह वाइस चांसलर ने मुझे बड़ा ज़रा मुझे एक क्या कहते हैं कि बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर खुशामद किया मेरी, तो मैं भी जो है ना उनको इसी तरह ही जो है ना वो अदा करूँगा। आई हैव डन इट मेयरली एज मेयर ऑफ ड्यूटी विच इज़ इनकम्बेंट अपॉन एवरी मुसलमान टू सर्व हिज पीपल ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली। कहते हैं कि जी मैं अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहा हूँ। इनकम्बेंट का मतलब होता है कि जो डाल दी गई है, जो अता की गई है ना, इट्स मीन कि जो मुझे जो है ना वो दी गई है, जो कि हर मुसलमान के ऊपर है कि वो अपनी कौम को और अपने लोगों के साथ जो है ना वो ईमानदारी और सेल्फलेसली और अपनी ज़ात से हटकर जो है ना वो करे। इन एड्रेसिंग यू आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग टू यू एज अ हेड ऑफ स्टेट। मैं एक रियासत के सरबरा के तौर पर आपसे ख़िताब नहीं कर रहा, बट एज अ फ्रेंड, एक दोस्त के तौर पर, एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन, कि वो जो हमेशा आपके साथ तरफ आपको जो है ना अपनी तवज्जो, यानी अपनी अफेक्शन का मतलब होता है कि अपनी मोहब्बत का जो है ना वो उसके दिल में आपके लिए है। मैनी ऑफ यू हैव टुडे गॉट योर डिप्लोमास एंड डिग्री एंड आई कंग्रेचुलेट यू। कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना डिप्लोमा डिग्री वगैरह लेंगे, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। जस्ट यू हैव वॉन द लॉरल्स इन योर यूनिवर्सिटीज एंड द क्वालिफाइड योर सेल्फ, कि आपने यूनिवर्सिटी का जो एक जो है ना वो एक पहचान जो है ना, वो लॉरल्स का मतलब होता है कि एक जो है ना उसकी डिसिप्लिनरी पहचान जो है वो आपने यहाँ से एक डिग्रियाँ हासिल की, एक पहचान है आपकी, और अपने आप को जो है ना क्वालिफाइड की है। एज यू विश यू ऑल सक्सेस इन अ वाइडर एंड लार्जर वर्ल्ड दैट यू विल एंटर। मेरी ख्वाहिश है कि जो है ना आप इस दुनिया की जो वसी व अरीज़ दुनिया है उसके अंदर आप एंटर हो रहे हैं। मैनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर स्कॉलिस्टिक करियर एंड स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि मैंने ही आप जो है ना अपनी जो स्कॉलिस्टिक करियर जो है ना उसके एंड पे खड़े हैं, और अपनी ज़िंदगी का थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि बड़ा आगाज़ है आपकी ज़िंदगी का जो है ना वो प्रैक्टिकल ज़िंदगी के आगाज़ पे खड़े हैं। अनलाइक योर प्रीडेसेसर, जैसे कि आपके आबाओ अजदाद, यू फॉर्चुनेटली लीव दिस यूनिवर्सिटी टू एंटर लाइफ अंडर अ सोवरेनिटी इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ योर ओन। कहते हैं जिस तरह आपके आबाओ अजदाद थे ना, उन आप फॉर्चुनेट हो। फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि आप खुशकिस्मत हो कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर से जो है ना एक आज़ाद शहरी के तौर के ऊपर आपने जहाँ से डिग्रियाँ ली हैं। आपके जो फोर फादर थे, यानी जो पहले के स्टूडेंट थे, उनको तो वो आज़ाद मुल्क में नहीं थे जब उन्होंने डिग्रियाँ ली थी। सो it is necessary that you and your other fellow student fully understand the implication of the revolutionary change that took place in the birth of Pakistan। ये आप और आपके जो साथी स्टूडेंट हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये जो एक रेवोल्यूशनरी जो है ना वो चेंज आया है
पाकिस्तान की तमीर के बाद, तो उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं, क्या क्या असरात हो सकते हैं, आपको समझना चाहिए। वी हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, हमने ग़ुलामी की जो है ना जंजीरें तोड़ दी हैं। वी आर नाउ फ्री पीपल, अवर स्टेट इज़ ऑन स्टेट, हमारी रियासत अपनी है। अवर गवर्नमेंट इज़ ऑन गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत भी अपनी हुकूमत है। ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत। रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, जो कि लोगों के लिए काम करते हैं और अपने वतन के लिए जो है ना वो काम करते हैं। यानी जो गवर्नमेंट जो है ना उसका मकसद ये है। फ्रीडम हाउएवर डज नॉट मीन लाइसेंस, आज़ादी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमें कोई लाइसेंस मिल गया। आज़ादी, इट डज़ नॉट मीन दैट यू कैन नाउ बिहेव जस्ट एज यू प्लीज़ एंड व्हाट यू लाइक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पीपल और ऑफ द स्टेट। कहते हैं आज़ादी का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब आप जो आपका जो दिल करेगा वो कर सकते हैं, और जो आपका दिल करेगा वो आप चाह सकते हैं, रिगार्डलेस कि आपकी कौम को और आपकी जो है ना वो रियासत को नुकसान हो। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन यू एंड ऑन द कंट्रेरी नाउ मोर देन, अब आपके ऊपर एक अजीम जिम्मेदारी है। अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट ऑन योर एंड ऑन द कंट्रेरी, यानी अब आपके हाथों में एक अजीम जिम्मेदारी है। ऑन द कंट्रेरी नाउ मोर देन एवर इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू वर्क एज अ यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन नेशन, और इसके नतीजे के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से ज़्यादा एक ज़िम्मेदार और एक जो है वो मुत्तहिद कौम के तौर पर उभरना पड़ेगा। व्हाट इज़ नाउ रिक्वायर्ड ऑफ अस ऑल इज़ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक तामीरी रूह। कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट का मतलब होता है तामीरी रूह, यानी तामीरी रूह का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक ऐसी सोच हो कि नॉट द मिलिटेंट स्पिरिट ऑफ द डेज व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम, अब हमारे अंदर वो जिहादी स्पिरिट नहीं होनी चाहिए, यानी वो जो एक फ़ौजी स्पिरिट, वो तब ज़रूरत थी जब हम जंग लड़ रहे थे आज़ादी की। अब हमारे अंदर एक कंस्ट्रक्टिव रूह होनी चाहिए कि हमने अब तामीर करना, वतन तो ले लिया। इट इज़ फॉर मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट दैन टू हैव अ मिलिटेंट स्पिरिट फॉर द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम, और वो कहते हैं ये ज़्यादा मुश्किल है कि अपने अंदर एक कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट पैदा करना दैन अ मिलिटेंट स्पिरिट के। इट इज़ ईजियर टू गो जेल और फाइट फॉर फ्रीडम दैन टू रन अ गवर्नमेंट, ये आसान है कि आप जेल चले जाएं या आप लड़ें बजाय के हुकूमत को चलाने के। लेट मी टेल यू दैट समथिंग ऑफ द डिफ़िकल्टीज दैट वी हैव ओवरकम एंड ऑफ द डेंजर दैट स्टिल लाई अहेड, मुझे आपको बताना है कि वो कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनसे हमने नबूर्द आज़मा हो गए हैं, और कौन से ख़तरात हैं जो आगे अभी तक मौजूद हैं। Thwarted in their desire to prevent the establishment of the Pakistan, our enemies turned their attention to finding way and means, यानी अपनी ख्वाहिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। थॉटेड इन देयर डिज़ायर, यानी अपनी ख्वाहिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो हमारे पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो पूरी तवज्जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर किया जा सके और तबाह किया जा सके। दस हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इन टू बींग व्हेन केम द पंजाब एंड दिल्ली होलोकॉस्ट, वो कहते हैं हार्डली हैड द न्यू स्टेट कम इन टू बींग व्हेन केम द पंजाब एंड द दिल्ली होलोकॉस्ट, थाउजेंड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर मिलिशियसली बुचर्ड एंड मिलियन, वो कहते हैं कि शायद ही किसी एक नई रियासत के अंदर कभी ऐसा हुआ कि जो पंजाब और दिल्ली के अंदर होलोकॉस्ट कहते हैं कि वो जो यहूदियों के साथ हुआ था ना, एक ऐसा जिसके अंदर उनको कत्ल किया गया था, तो वो होलोकॉस्ट कहलाता है। यानी ऐसा जुल्म पंजाब और दिल्ली में नहीं हुआ कि जहाँ पर लाखों लोगों को जो है ना वो कत्ल कर दिया गया हो। Over 50 lakhs of that have arrived in Punjab within a matter of a week, वो कहते हैं तकरीबन 5 लाख 5 मिलियन 50 लाख जो लोग हैं ना वो पंजाब से आए हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। द केयर एंड द रिहेबिलिटेशन, उनकी देखभाल, उनकी जो है ना वो बहाली, रिहेबिलिटेशन का मतलब बहाली ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रेफ्यूजीज स्ट्रिकन इन बॉडी एंड इन सोल, कि जिनका जिस्म और रूह दोनों ज़ख्मी हैं। प्रेजेंटेड प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़ी मुश्किल थी। विच माइट वेल हैव डिस्ट्रॉय मैनी अ वेल एस्टेब्लिश स्टेट, ये वो मसला था कि जिसने कितनी ही नई रियासतों को तबाह कर दिया शुरू के अंदर ही। बट दोज ऑफ एन एनिमीज हु हैड होप टू किल पाकिस्तान एंड इट इज़ वेरी इंसेप्शन बाय दीज मीन्स वर डिसअपॉइंटेड, कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है ना वो ये खौफ, यही उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है ना वो यानी कि इन वेरी इंसेप्शन, यानी कि वो इस उम्मीद में है कि वो हर रास्ता तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, उनको बड़ी नाउमीदी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी। नॉट ओनली एज पाकिस्तान सर्वाइव, ना सिर्फ पाकिस्तान सर्वाइव किया, बट शूक ऑफ दैट अप हीवल, यानी जो नाम अप हीवल बट आल्सो इट्स इमर्ज स्ट्रोंगर, कि पाकिस्तान ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि पाकिस्तान ने इन तमाम जो अप हीवल का मतलब होता है कि जो नामसाइद हालात हैं, यानी कि बट आल्सो इमर्ज स्ट्रोंगर,
पाकिस्तान ने ना सिर्फ सर्वाइव किया बल्कि शोक ऑफ दैट अपहेवल, बल्कि इस नामसाइद हालात के बावजूद जो है ना पाकिस्तान एक ताकतवर रियासत में उभरा, मोर चेस्टर्ड एंड बेटर इक्विप्ड देन एवर, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा इक्विप्ड जो है ना पहले से ज़्यादा। देयर फॉलोड अ रैपिड सक्सेशन अदर डिफ़िकल्टीज, इसके अलावा और भी बड़े मसाइल थे, सच एज विद होल्डिंग बाई इंडिया ऑफ आवर कैश बैलेंस, इंडिया से अपना जो हमारा पैसा था जो बैंक में पड़ा हुआ था 4 अरब में से हमारे जो पैसे थे 750 मिलियन वो, और शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारी फ़ौज के अंदर जो शेयर था, एंड डेटली द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेज ऑफ योर प्रोविंसेस, और जो आपके सूबे को उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुआशी तौर पर ब्लॉक कर दिया था। ब्लॉक का मतलब होता है कि बंद कर दिया था बिल्कुल उसको। आई हैव नो डाउट दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन इन इंडियन डोमिनियन डिप्लोर दीज हैपनिंग एंड आई एम श्योर द एटीट्यूड ऑफ द माइंड दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज। वो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि जो इंडिया की हुकूमत में जो बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं ना वो इसको ख़त्म करेंगे, ये जो सारा कुछ हो रहा है जो इंडिया की तरफ से। देखो ना, हम शुरू में हम पढ़ चुके हैं पाकिस्तान, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर कि वो जो इब्तदाई मुश्किलात थी, अर्ली डिफ़िकल्ट, वो मतलब पानी का मसला था, बैंक का मसला था, फिर उसके बाद मिलिट्री की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला था, सारे थे। सो बट इट इज़ असेंशियल दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दिस डेवलपमेंट, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप जो हमने डेवलपमेंट्स किए उसके ऊपर भी तवज्जो रखें। द स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंटिन्यूड विजिलेंट ऑन आवर पार्ट, कि जो हमारे विजिलेंस का मतलब होता है कि मुतहर्रिक होना, यानी जो हमने बड़ा मुतहर्रिक होकर जो काम किया उसके ऊपर भी देखना चाहिए। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस टू योर सेल्फ, आपका मेन जो काम है ना, जिम्मेदारी जो है ना वो ये है कि आप अपनी ज़ात के साथ जो है ना इंसाफ करें। इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स एंड इन डीड इन फेयरनेस टू देयर स्टेट, अपनी रियासत के साथ वफादार हो, अपने माँ बाप के साथ। टू डिवोट योर अटेंशन सोलली टू योर स्टडीज़, अपनी पूरी तवज्जो जो है ना मुकम्मल तौर के ऊपर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दें। इट इज़ ओनली दस यू कैन इक्विप योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ दैट लाइज अहेड ऑफ यू, फिर ही तो जो है ना आप अपनी ज़िंदगी की जंग जो कि आपके आगे नज़र आ रही है उससे अच्छी तरह लड़ सकते हैं। ओनली दस विल यू बी एन एसेट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्राइड ऑफ आवर स्टेट, इसी ये अगर तलीम हासिल करेंगे फिर ही आप जो है ना हमारे लिए एक सरमाया हो सकते हैं और एक ताकत का ज़रिया हो सकते हैं और हमारी रियासत के लिए फ़ख्र हो सकते हैं। ओनली दस कैन यू असिस्ट इन सॉल्विंग अ ग्रेट सोशल एंड इकनॉमिक प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट इट एंड इनेबल इट टू रीच इट्स डिस्टाइंड गोल अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसी की वजह से तो फिर आप हमें जो है ना वो हमें हमारी मदद करेंगे कि जो अजीम समाजी और मुआशी मसाइल है उनको हल करके पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता और मजबूत कौमों के अंदर लाकर खड़ा कर देंगे। यानी ये नौजवानों को कह रहे हैं, माई यंग फ्रेंड, मेरे नौजवान साथियों, आई वुड देयर फॉर लाइक टू टेल यू अ फ्यू पॉइंट अबाउट विच यू शुड बी अ विजिलेंट एंड बीवियर। मेरे दोस्तों, मैं आपको इसलिए चंद अहम नुकात बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में आपका मुतहर्रिक और आगाह होना चाहिए। बी अवेयर का मतलब होता है आगाह होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट अमंग अस। सेकेंडली गार्ड अगेन, यानी कि हमें जो है ना अपनी सफ़ों के अंदर उनको तलाश करना चाहिए कोई हमारी सफ़ों के अंदर ना हो। फिफ्थ कॉलमनिस्ट अमंग अस का मतलब होता है कि जो हमारी सफ़ के अंदर, हमारी लाइनों के अंदर है। गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू एज दे मे स्विम, और हमें अपनी सफ़ों के अंदर उन खुदगर्ज, वीड कहते हैं यानी जरी, उन जोंकों को, यानी जो जड़ें नहीं वो नहीं होती जो घास फूस के अंदर निकल आती हैं फसलों में, उनको उखाड़ देना चाहिए जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। थर्डली लर्न टू जज हु आर रियली ट्रू एंड रियली ऑनेस्ट एंड अनसेल्फिश सर्वेंट टू द स्टेट। तीसरा, आपने ये जज करना है कि कौन वाकई वफादार है रियासत के साथ। हु विश टू सर्व द पीपल विद हार्ट एंड सोल एंड द सपोर्ट देम। देयर इज़ अनदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफर टू माई यंग फ्रेंड Helithro, you have been following the rut. You got your degree, and when you will thrown out of this university in 1000, all of you think that hanker for its government service. वो कहते हैं एक और जो आपने एक चीज़ को बाहर निकाल कर फेंकना ना, यानी जो तमाम चीज़ ये हेलिट्रो यू हैव बीन फॉलोइंग द रट, इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी चीज़ कि जिसको आपने फॉलो नहीं करना है, वो ये कि आप डिग्रीज लेकर आएंगे और सारे ख्वाहिश ये करेंगे कि भाई हम गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएं। ऐसा ही है ना। यू थिंक एज यू वाइस चांसलर हैज राइटली स्टेट दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ द एजुकेशन एंड द न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग हेलिथ्रो वाज रियली टू हैव वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड क्लर्क्स. Of course, some of them went higher and found their level, but the whole idea was to get well
qualified clerk civil service was mainly staffed by the British and the Indian element was introduced later on and it went up progressively. Well, the whole principle was to create a mentality and psycho. उन्होंने कहा देखिए हमने करना ये है कि हमें जो है ना वो गवर्नमेंट के ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम आप सब ने जो है ना वो हायर पोजीशन के ऊपर पहुँचें, आपने क्लरिकल लेवल के ऊपर भी काम करना डिग्री लेने के बाद, चूँकि नीचे से अगर हम जो है ना वो यानी जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश थी ना उन्होंने यही तो किया था, उन्होंने ये एलिमेंट तो इंट्रोड्यूस करवाया था कि नीचे से जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना यानी जो सिविल सर्विस जो है ना वो तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाई थी ना, तो ये उसका इनका कायदा का ये मेन मकसद था कहने का। अच्छा, who state of mind that average man who had passed BA or MA who was to look for some job in government, if he got it he thought he had reached his highest. I know, and you all know what has been really the result of this. Our experience has shown that an MA earned less than a taxi driver and most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servant who had employed by the well-to-do people. यानी कायदा का भी मकसद ये था कि आप सिर्फ सरकारी जॉब्स की तरफ ना जाएं, आप बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें, यानी सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट बनकर आप MA BA करके जो है ना वो चंद छोटी सी हज़ारों की नौकरी पर आप इससे ज़्यादा एक टैक्सी ड्राइवर कमा रहा है, उस दौर में कायदे में बात कर रहे थे यानी कि आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो डिसिप्लिन की तरफ और एक्स्ट्रा जो है ना वो स्किल्स की तरफ जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब 1000 इफ पॉसिबल, उनका मकसद ये था कि देखें अब आप सब थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे, अब गवर्नमेंट सबको तो जॉब नहीं दे सकती, आप यही सोच रहे होंगे ना, बट इन अ कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डिमोरलाइज ना उम्मीद हो जाओगे, यानी जब किसी को गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन टू एनीथिंग एल्स एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लॉइट बाय पर्सन। बीइंग डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है नाउम्मीद, यानी वो कहते हैं जो बाकी होंगे वो नाउम्मीद हो जाएंगे, यानी कि उसके अंदर जो है ना वो अपने आप को जो है ना वो कसूरवार समझेंगे और इन लोगों के हत्थे चढ़ जाएंगे कि जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं ऐसे बंदे को अपने मकासद के लिए। Now it want you to that must driven your mind, your attention, your aim to be ambition to the other channel and other avenue and feel that you are open to you। आपको सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं बनना, आप बाकी फील्ड को भी देखें, बाकी एवेन्यूज़ को भी, बाकी मुकामात को भी देखें जहाँ पर आप अपने लिए कमा सकते हैं। देयर इज़ नो शेम इज़ डूइंग अ मैनुअल वर्क एंड अ लेबर, कोई शर्म नहीं है कि आप कोई मजदूरी करें या कोई अदर काम करें। There is an immense scope in a technical education for we want technically qualified people very badly। कायदे ने उस दौर के अंदर कहा जाता है कि टेक्निकल एजुकेशन हासिल करो, स्किल बेस, क्योंकि हमें स्किल बेस्ड जनरेशन ज़रूरत है। अब देखो 70 साल बाद हम लोग अभी वही काम कर रहे हैं। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन द टेक्निकल एजुकेशन, यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ which provides so many opportunities। already you find that the new industries are being started। आपने देखा होगा कि नई जो है ना इंडस्ट्रियाँ खुल रही हैं, न्यू बैंक ओपन हो रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ ओपन हो रही हैं, कमर्शियल फर्म्स ओपन हो रही हैं। एंड थिंक ऑफ देम एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम, और अपनी तवज्जो उस तरफ मुतवज्जा करें, अपने आप को उस तरफ लेकर जाएं। एंड बिलीव मी यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ मोर देन बाय मेरली गोइंग इट फॉर गवर्नमेंट सर्विस एंड रिमेनिंग देयर, और आपको वहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बजाय कि सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम बनकर और हमेशा वहीं पर रहें। And what should I say? A circle of clerkship, working them for morning till evening is most dingy and uncomfortable condition। कि क्लरिकल वर्क में क्या है, सुबह से लेकर रात तक यही काम करना, ये बड़ा जो है ना आपके लिए एक अनकंफर्टेबल कंडीशन है। और डिंगी का मतलब यहाँ पर यहाँ दिया कि बड़े जो है ना वो बोरिंग कंडीशन है, यानी कि आपके सर्कल के अंदर घुमाई जाएगी। यू विल बी फॉर मोर हैप्पी फॉर मोर प्रॉस्परस, यानी कि आप ज़्यादा तरक्की करने वाले होंगे अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ना वो अटेन करें। So I can give you one instance। I know the young man who was in government service 4 years ago। He went into a banking corporation and 200 rupees because he had studied the subject of banking, and today he is a manager and one of their firm are drawing 1500 rupees a month in just 4 years। There are the opportunity to have, so I do impress upon you now to think in these terms। तो मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ कायदे ने कहा कि मैं एक शख्स को, बच्चे को जानता हूँ कि जो 4 साल पहले गवर्नमेंट का मुलाजिम था, 200 कमा रहा था, लेकिन जब वो बैंकिंग की फील्ड में गया अब वो 1500 रुपये कमा रहा है, 200 रुपये महीना और 1500 रुपये महीना, यानी कि उस दौर जाहिर सी बात है करेंसी उस दौर की बता रहे हैं। तो इट्स मीन ये हमारे पास जो है ना कायदे-ए-आज़म का एक स्पीच का टुकड़ा था, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ट्रांसलेशन आएगी। आप लोगों ने फोकस होकर इसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा देंगे। अल्लाह हाफिज़।